विश्वेन्द्र सिंह जादव ने और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी मित्रों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग इतिहास अर्थात हिस्ट्री के सेशन में उपस्थित हैं। हिस्ट्री के सेशन के तहत हमने आधुनिक भारत की शुरुआत की। आधुनिक भारत के तहत हम यूरोपियों का आगमन समाप्त कर चुके हैं। यूरोपियों के आगमन में हमने बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और बिना गाली खाए नहीं गए, इसलिए सबसे बाद में गए थे। पुर्तगाली भारत में मसाला व्यापार को ध्यान में रखकर प्रवेश करते हैं और विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्रियां, कारखाने, बस्तियां स्थापित करते हैं। ये जो कारखाने हैं ये उत्पादन के केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे। यहाँ पर पुर्तगालियों के भंडार गृह के अलावा कार्यालय, बस्तियां भी थीं। ये पद्धति इन्होंने इटली के व्यापारियों से किससे प्राप्त की थी? इटली के व्यापारियों से यह पद्धति इन्होंने प्राप्त की थी। अगर हम बात करें 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया। भारत के मालाबार तट पर एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह, वहां पर उतरा, जहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वहीं अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक था। क्या था कारण? आर्थिक था। अगर हम आगे बढ़ें तो पुर्तगालियों में का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस दी अल्मीडा था। फ्रांसिस दी अल्मीडा था जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। यह ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का मतलब यह था कि केवल दुर्गों की स्थापना रक्षा के लिए ना हो बल्कि हिंद महासागर में नियंत्रण करना भी इनका उद्देश्य हो। अगर दूसरे गवर्नर की बात करें तो वह अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ही वह व्यक्ति था, वह गवर्नर था जिसने पुर्तगाली शक्ति की स्थापना भारत में वास्तविक रूप से स्थापित की। इसने कहा कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से अधिक शादी करनी चाहिए, जिससे क्या हो, पुर्तगालियों को भारत में सामाजिक आधार मिल सके। इसने अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीन लिया। अब देखें हम पुर्तगाली राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के मध्य शादी हुई। शादी में अंग्रेजों को क्या मिला? दहेज में बंबई मिला। यह 1661 की घटना थी। 1668 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय ने यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगर हम इनके योगदान की बात करें तो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गोवा में। इसके अलावा इन्होंने तंबाकू खेती का प्रचलन किया। इसके अलावा बड़े बड़े जहाजों का निर्माण शुरू किया। इसके अलावा अगर हम देखें गौथिक स्थापत्य कला की स्थापना की और यूरोपीय चित्रकला के तत्व भारतीय चित्रकला में प्रवेश हुए इसी समय। अगर हम इसके पतन की बात करें तो ईसाईकरण की पद्धति इनके पतन का कारण थी। दूसरा, इनकी लूटपाट की नीति इनके पतन का कारण थी। लूटपाट की नीति के तहत कार्टेज आर्मेडा पद्धति का प्रयोग करते थे। इसके तहत एक परमिट लेना होता था समुद्र में व्यापार करने के लिए। जो लोग इस परमिट को नहीं लेते थे, पुर्तगाली उसके जहाजों को लूट लेते थे। यह परमिट लेने वालों को भी काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार हमने पुर्तगाली खत्म किए। अब हम डेनिश देखेंगे। पुर्तगालियों के बाद डेनिश आए। 1596 ईस्वी में पहला डच नागरिक हाउटमैन भारत आया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भले ही डच अंग्रेजों से पहले आ रहे हैं, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से बाद में हो रही है, क्योंकि उनकी 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। अगर हम देखें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक 17 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होती और यह सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी थी, सरकार के नियंत्रण में रहती थी। और यह जितने भी युद्ध लड़ती, संधि करती, क्षेत्र का विस्तार करती, ये सब सरकार के नाम से करती। सरकार ने इसको इस चीज का करने का अधिकार दिया हुआ था। अगर हम आगे बढ़ें तो देख सकते हैं कि जहां पर पुर्तगालियों ने मालाबार तट को व्यापार का आधार बनाया, वहीं पर डचों ने व्यापार का आधार कोरोमंडल तट को बनाया और इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम था। और यह मसूलीपट्टनम जो व्यापारिक केंद्र था,
आठविया या इंडोनेशिया में स्थित इनके मुख्यालय के प्रति उत्तरदायी था। पुर्तगालियों ने मसाले की जगह वस्त्र व्यापार को, किसको, मसाले की जगह वस्त्र व्यापार को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाया। इस प्रकार डचों को, इस प्रकार डचों को भारत के वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगर हम बात करें तो 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से ये पराजित हुए और अंततः डचों का भारत से पतन हो गया। इनकी जो व्यापार पद्धति है उसे कार्टेल या सहकारी पद्धति कहते थे, जिसके तहत इसने 200 वर्षों में जितना लाभांश अपने सहयोगी को दिया वह वाणिज्य इतिहास में एक क्या है, रिकॉर्ड है। इसके बाद हम वैसे अंग्रेज पढ़ने चाहिए, लेकिन हमने डेनिश पढ़े थे। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई और इन्होंने त्रेंकोवार तमिलनाडु को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। आगे चलकर ये सभी व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेचकर चले गए। इसके बाद अंग्रेजों की बात करें, 1588 ईस्वी में अंग्रेजों ने नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की। नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित करने के बाद इन्होंने पूर्व की ओर व्यापार के लिए कदम बढ़ाए। इसी क्रम में इन्होंने 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसको 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। आगे चलकर 1509 में जेम्स प्रथम ने यह एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, 1609 ईस्वी में। अब हम आगे बात करें तो 1608 ईस्वी में जो ब्रिटिश सम्राट था उसका एक राजदूत कैप्टन हॉकिंस आया। यह फारसी और तुर्की का अच्छा ज्ञाता था। इसने जहांगीर से मुलाकात की और फारसी भाषा में बात की और इसने सूरत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति मांगनी चाहिए, लेकिन स्थानीय व्यापारियों और पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसे अनुमति नहीं मिल पाई। 1611 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने स्वाली के नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया। जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ इस बात से। आगे 1615 ईस्वी में सर टॉम्स रो आए, जो ब्रिटिश सम्राट के राजदूत थे। इन्होंने जहांगीर से मिलकर सूरत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। यह केवल अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि यूरोपियों में भी सूरत में प्रथम फैक्ट्री थी। अगर हम आगे जाएं टॉम्स रो से तो 1586 आता है, 1686 ईस्वी में इन्होंने हुगली को लूटा। औरंगजेब का हुआ मूड खराब, उसने इनको हुगली, सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम से खदेड़ दिया। बाद में इनने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद इन्हें छोड़ दिया और 1.5 लाख का अर्जाना देने के बाद इन्हें पुनः व्यापार का एकाधिकार दे दिया। अगर हम 1586 से आगे बढ़े तो 1598 आता है, 1698 आता है। 1698 ईस्वी में एक सूबेदार था अजीम खान, जो बंगाल का सूबेदार था। इसने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी दी। इनके नाम थे गोविंदपुर, सुल्तानती और कालीकाता। इन तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता शहर की नींव रखी और इसको नींव रखने वाला जॉब चारनॉक था। बाद में इस शहर का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर बना। यहीं पर फोर्ट विलियम्स की स्थापना की गई थी। आगे बढ़े हम तो 1717 आता है। 1717 आता है। सम्राट था, मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। इसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस कंपनी के डॉक्टर ने इसको सही कर दिया, तो ये बहुत खुश हुआ। उसने कंपनी को क्या किया, बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। इससे अंग्रेजों को बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुआ और इसी को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के काल में हुई थी। अकबर का काल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं कि जो यूरोपी थे उन्हें सोरा और अफीम, सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अब बात आती है फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसी अन्य यूरोपीय कंपनियों के तुलना में सबसे बाद में आए। इनकी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। उस समय फ्रांस का जो सम्राट था वह लुई 14 था और यह कंपनी मंत्री कॉलवर्ट के सहयोग से स्थापित हुई थी। यह एक सरकारी कंपनी थी। इसका मतलब क्या था, इसका निर्माण सरकार ने कराया था, फ्रांस की सरकार ने, और इसको आर्थिक सहायता भी फ्रांस की सरकार ही देती थी। अगर हम बात करें तो
तो 1668 आता है, जहां फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आता है। जब फ्रांसीसी दल भारत आता है और वह सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करता है। अगर हम देखें तो फ्रांसीसियों का प्रथम गवर्नर डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। अगर हम आगे जाएं तो देखते हैं कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में भारतीय और यूरोपीय परिस्थितियों के कारण 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे अंत में बांडीवास का युद्ध हुआ जो 1760 ईस्वी में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और फ्रांसीसी की शक्ति भारत से लगभग बाहर हो गई। अब केवल अंग्रेज ही अंग्रेज रह गए थे। अगर हम इन तीनों युद्धों की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1746 से 1748 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों इंटरेस्ट ले रहे थे। उसी कारण क्या हुआ? भारत में युद्ध शुरू हो गया। अगर हम देखें तो एक अंग्रेज अधिकारी था वर्नेट, उस अधिकारी ने फ्रांसीसी जहाज पर को क्या किया? कब्जा कर लिया और इस कारण युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध जो आक्सा लाप सैपेल संधि के तहत समाप्त हुआ, इसके तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध भी समाप्त हो गया था। अगर इस युद्ध की बात करें तो मद्रास पुनः किसे मिल गया था? अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को मिल गया। साथ ही यह युद्ध फ्रांसीसियों के क्या रहा? पक्ष में रहा। अगर हम द्वितीय युद्ध की बात करें, द्वितीय युद्ध कब से कब तक हुआ बताओ? 1749 से 1754 तक। 1749 से 1754 तक हुआ और यह युद्ध कर्नाटक और हैदराबाद के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के लिए लड़ा गया था। अब इसमें अंग्रेजों के एक अंग्रेजी गुट था और एक क्या था? फ्रांसीसी गुट था। हम उस गुट की बात ना करते हुए हम देखेंगे कि अर्काट का घेरा क्लाइव ने डाला और वह क्लाइव की पहली कूटनीतिक विजय थी। क्या थी? यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा और पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। अगर हम आगे की बात करें तो है तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह कब शुरू हुआ था? 1758 से 1763 तक। मतलब कितना गलत बोलते हो? 1758 से 1763 तक। भाई पेरिस की संधि ध्यान नहीं इसका मतलब आपको। अब यह युद्ध क्या हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। उस युद्ध का ही यह विस्तार रूप था। इस युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? चंद्रनगर पर हमला करना था। क्या था? चंद्रनगर पर हमला करना था। यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा। 1760 में क्या हुई? बांडीवास की लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए, अंग्रेज जीत गए। यह युद्ध पेरिस की संधि के साथ 1763 में समाप्त हो गया। इतना हमने पढ़ लिया था। अगर हम आगे देखें तो कह सकते हैं कि वास्को डी गामा का भारत आगमन, वास्को डी गामा का अगर भारत आगमन देखें तो आप बताएं कमेंट करके मुझे क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अभी सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगा। द्वितीय पुर्तगाली कैमराल का भारत आगमन कब हुआ? अगला दूसरी बार वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? तीसरा, गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीता? कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगालियों ने ब्रिटिश राजा को बंबई दहेज में दिया। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। जॉब चार्नोक द्वारा कलकत्ता की स्थापना हुई। और बेदरा का युद्ध कब हुआ? और बांडीवास का युद्ध कब हुआ? ये देखिए आपके 12 क्वेश्चन हैं। ये मैंने जो अभी रिवीजन कराया उसमें से ही हैं। अगर हम देखें कि वास्को डी गामा कब आया तो 1498। अपने आंसर मिला लेना। अब द्वितीय पुर्तगाली यात्री कैमराल भारत आया 1500 ईस्वी में। कब आया? 1500 ईस्वी में। अगर देखें दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। कब आया? 1502। गोवा को पुर्तगालियों ने जीता तो 1510 ईस्वी में। कब जीता? 1510 ईस्वी में। कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया 1530 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1530। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599 ईस्वी में।
कभी कहीं 16 भी आ जाए तो भी लिख जाना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने ब्रिटिश राजा को बंबई दहेज में दिया 1661 ईस्वी में। ये का कैसे दिया था? ब्रिटिश राजा की शादी किससे हो गई थी? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गई थी। ब्रिटिश राजा का नाम जेम्स प्रथम था। यह दहेज बंबई में दे दिया, जो यही 1668 में ब्रिटिश राजा ने किसे दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1690 ईस्वी में। कब हुई थी? 1690 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। और बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। इस प्रकार ये 12 क्वेश्चन थे। आप इनका रिवीजन लगातार करते रहें। मैं आपको रिवीजन लगातार करा रहा हूं। आपका भी कर्तव्य है, आप भी रिवीजन को लगातार आगे करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, समझ लो फिर क्या, आगे मैं नहीं बोलूंगा। आप कहते हो फिर कि सर हमसे बुरा बुरा कहते हैं। देखिए, मैंने अब तक आपको यूरोपियों के आगमन कराया, लगभग डेली रिवीजन कराया। ये आपकी लास्ट क्लास थी जो यहाँ पर यूरोपियों का आगमन किया गया, का रिवीजन किया गया। अगली क्लासों में हम अब यूरोपियों का आगमन नहीं पढ़ा रहे होंगे, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का रिवीजन कर रहे होंगे। क्योंकि क्लास में रिवीजन की एक सीमा होती है, लेकिन आप लोग लगातार रिवीजन करते रहें, कुछ ना किया करें, बस एक काम किया करें। आप जब यहाँ आते हैं उससे पहले एक बार मेरे नोट्सों को पढ़ लिया करें, बस ऐसे ही पढ़ लिया करें। और एक बार तब पढ़ा करें जब मैं लिखा देता हूं, उसके बाद, जैसे मैंने अभी लिखाया उसके 1-1.5-2 घंटे बाद उन नोट्सों को पढ़ लो। अगर आप उन नोट्सों को पढ़ लेंगे और एक बार जब मैं लिखा देता हूँ उसके बाद, और एक बार जब मैं अगले दिन पढ़ा रहा होता हूँ उससे पहले, अगर आपने 2 बार नोट्स पढ़ लिए और आपने ऐसा डेली किया, तो आप देखेंगे कि 10 दिन बाद आपको सब कुछ याद हो गया, कुछ नहीं भूले। आपको आंखें बंद कर कर याद नहीं करना कि डच पुर्तगालियों के बाद आए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, ऐसे याद नहीं करना। आपको एक बार सुबह पढ़ना है, एक बार शाम को पढ़ना है। जिसको याद ना हो वो दोपहर में भी पढ़े, 3 बार पढ़ो। अगर वैसे 2 बार में काम हो जाएगा। मतलब जिस तरह से डॉक्टर आपको दवाई देता है एक सुबह की एक शाम की, लेकिन अगर आप ज़्यादा बीमार हो तो सुबह, दोपहर और शाम की। आप बीमार हो अभी एक तरह से, तो आपको शिक्षा की बीमारी है और आपको उसको प्राप्त करना कैसे करोगे? एक बार मेरे नोट सुबह पढ़ो, एक बार शाम पढ़ो। इतना ही करना है, समझ समझ के पढ़ने हैं, याद नहीं करने। याद करने बैठे तो कितना याद करोगे, सब कुछ भूल जाओगे। कुछ सने बार बार आएंगी, जैसे मैं फ्रांस की कंपनी का बार बार जिक्र करूंगा, बार बार जिक्र करूंगा, आप पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कल से मैं आपका एक कार्य शुरू करूंगा, डेली आपसे 5 क्वेश्चन पूछा करूंगा। डेली आपसे मैं 5 क्वेश्चन पूछा करूंगा, उनके आंसर पूछा करूंगा आपसे, और वो यूरोपियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। मैं जब पहली बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपसे कठिन क्वेश्चन पूछूंगा, सरल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो स्टेटमेंट पर आधारित होंगे, जिससे क्या होगा, आपको थ्योरी का याद होने लगेगी। क्या होने लगेगी? थ्योरी आपको याद होने लगेगी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों ने कैसे कैसे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और कैसे कैसे वो विजयी हुए। अगर हम इसमें देखें तो अंग्रेजों की भारत विजय, क्या है ये? अंग्रेजों की भारत विजय। कैसे अंग्रेजों की भारत विजय? अगर हम देखें किसको जीता इन्होंने, तो क्योंकि हमें पढ़ने से पहले यह समझना होता है क्या क्या पढ़ना है हमें, तो हम देखेंगे अंग्रेजों ने बंगाल को जीता। किसको जीता? बंगाल को जीता। बंगाल को जीतने के बाद इन्होंने मैसूर को जीता। मैसूर के बाद मराठा साम्राज्य को जीता। मराठा के बाद पंजाब को जीता, और पंजाब के बाद इन्होंने अवध को भी हड़प लिया। अवध के संग तो ट्रेजिडी हो गई बेचारे के संग, हड़प गया। क्या? अवध को हड़प लिया। इतनी बात समझ में आ गई। बंगाल को लूटा, मैसूर को लूटा, मराठों को लूटा,
मराठों को जीता, फिर पंजाब को विलय किया और फिर अवध का विलय किया। इतने साम्राज्य को उन्होंने विलय किया। ये बड़े बड़े साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्यों को विलय करते रहे। ये बड़े बड़े इन साम्राज्यों का विलय करके उन्होंने भारत विजय का सपना पूरा किया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बंगाल में क्या हुआ, इसके अलावा एक चीज और पढ़ेंगे हम, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। और क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, शासन की स्थापना। इतनी चीजों को हम आज पढ़ने वाले हैं। हाँ, द्वैत शासन मतलब होता है शासन कोई करे और उसको चलाए कोई और। बात समझ में आ गया। बस शासन के ऊपर शासन होता है, मतलब जनता को कोई और दिख रहा है, लेकिन दिख कौन रहा है। जैसे एक पगड़ी वाला था, नहीं बना पाऊंगा मैं, हाँ, पगड़ी वाला था, वो शासन चला रहा था। इसके पीछे एक इटली की महिला थी। कौन थी? इटली की महिला थी। पगड़ी वाले का नाम जानते हो क्या था? नहीं जानते, कोई बात नहीं। इटली वाली महिला कौन थी? ये भारत में इन्होंने ये 10 साल पीएम रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पगड़ी वाले थे और इनके पीछे कौन थी? इटली की महिला सोनिया गांधी थी। तो वास्तव में क्या था, सोनिया गांधी शासन चला रही थी, लेकिन मुखौटा किसका था? मनमोहन सिंह का था। इसलिए जब गालियां पड़ती थी तो क्या होता था, पगड़ी वाले पड़ती थी, और जब तारीफ होती तो ये सामने आ जाते थे। तो ऐसा ही द्वैत शासन था। ये भी क्या है, द्वैत शासन था एक तरह से। और यहाँ भी क्या था, बंगाल में भी द्वैत शासन था। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की जो विजय की, अंग्रेजों ने भारत की विजय की, वह विजय कैसी थी, मतलब क्यों की विजय। मतलब दो मत हैं, दो मत हैं भारत की विजय के संबंध में। क्या है, दो मत हैं। एक मत कहता है कि अंग्रेजों ने जो विजय की, ये जो पहले मत वाले हैं, ये क्या है, अंग्रेजों के समर्थक हैं। कौन है ये? अंग्रेजों के समर्थक हैं। ये कहते हैं निरुद्देश्य, आकस्मिक उद्देश्य और आकस्मिक और अनभिप्रेरित, मतलब बिना उद्देश्य के इन्होंने भारत की विजय कर ली। मतलब इस मत के मानने वाले विद्वानों का मानना है कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और यह केवल व्यापार करनी थी, व्यापार की कंपनी थी। इनका राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ लगातार बदलाव आए और इन्हें भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हस्तक्षेप करना पड़ा। और उस हस्तक्षेप के माध्यम से क्या हुआ, ये लोग लगातार भारतीय साम्राज्य को प्राप्त करते रहे और भारत को इन्होंने जीत लिया। मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जीतने के लिए नहीं भारत को जीतने के लिए नहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगाई थी, बल्कि अपनी रक्षा के लिए, अपने व्यापार में अधिक लाभ कमाने के लिए योजना बनाई। और धीमे धीमे अचानक हमें भारत मिल गया अंग्रेजों को। एक उद्देश्य यह। दूसरा मत कहता है कि ना बाबा ना, आप बोल रहे हो झूठ। क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने एक निश्चित योजना, निश्चित और सुनियोजित योजना बनाई और कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना के बाद वे भारत में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? भारत में प्रवेश करते हैं और धीमे धीमे कूटनीतिक चालों के माध्यम से राजनीतिक ताकत प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? और फिर जब राजनीतिक ताकत प्राप्त कर लेते हैं तो आक्रामक नीति अपनाकर देशी राज्यों को पराजित करते हैं और अपना गुलाम बना लेते हैं। और इस प्रकार उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करते हुए भारतीय साम्राज्य को जीता था। अब एक मत यह है, कहते हैं कि भैया तुक्के में मिल गया। कैसे मिल गया? तुक्के में। एक कहते हैं तुक्के से नहीं, आपने योजना से जीता। कैसे जीता? योजना से जीता। लेकिन ना, अगर हम इन दोनों का आकलन करें, क्या करें? आकलन करें और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी की तरफ जाए हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर हम गौर करें तो ना तो ये सही है ना ये सही है, ना तो ये सही है पहला मत, ना ही दूसरा मत सही है, क्योंकि दोनों मतों में क्या है? अतिशयोक्ति है। क्या है? अतिशयोक्ति है। और अतिशयोक्ति किसी भी चीज की सही नहीं होती। अतिशयोक्ति खत्म करते हुए तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जब आए तब तो व्यापारी ही बन के आए थे, लेकिन धीमे धीमे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गईं और फिर उन्होंने योजना बनाकर, कैसे बनाकर? योजना बनाकर
कि भारत विजय करनी है, उसके अनुसार नीतियां बनाई, उसके अनुसार नीतियां बनाई और उन्हीं नीतियों का प्रयोग करते हुए भारत विजय की। और इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजरी की हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति और डलहौजी की हड़प नीति इसके उदाहरण हैं। क्या हैं? अगर हम अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक देखें, सहायक तत्व कौन कौन से थे? सबसे बड़ी सहायक तत्व देसी जो राज्य थे, अपने भारत के जो राज्य थे, देसी रियासतें थी, उनका आपस में मतभेद और षड्यंत्र, वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। क्या करते रहते थे? हाँ। दूसरा, यूरोप की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन, यूरोप में क्या था? लोकतंत्र की भावना लगातार जाग रही थी। तीसरा क्या था? देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावना, मतलब यूरोप में क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब ऐसे राष्ट्रवाद का उदय होने से एक एक क्षेत्र अलग अलग राष्ट्र बन गए, उन राष्ट्र को मरने मिटने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस समय भारत में हम वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, राष्ट्रवाद से अप्रेरित रहते हैं। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए थे तब ऐसा भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, ऐसा राष्ट्रवाद भारत में कभी नहीं रहा उस समय। और दूसरा, शीघ्र लाभ कमाने की नीति। क्या थी? शीघ्र लाभ कमाने की नीति। और इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासक और गवर्नरों के व्यक्तिगत हित। क्या थे? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, कि वो बड़े से बड़ा बनना चाहते थे। ये सारी परिस्थितियां थी। इनको आपको पेपरों में लिखने से कोई खास मतलब नहीं है, केवल आप इतना ही लिखेंगे कि आप पढ़ना है। लेकिन मैंने समझा क्यों दिया? क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड था। क्या था इसका? बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे जीता। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल को, किसको जीता था? बंगाल को जीता था। ठीक है। हम पढ़ेंगे बंगाल का अधिग्रहण। दीप्ति मुंह, ये बंगाल का अधिग्रहण। अगर हम बंगाल के अधिग्रहण की बात करें तो 18वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? 18वीं शताब्दी। समझते हो क्या होता है 18वीं शताब्दी? 18वीं शताब्दी मतलब इसमें कौन सी सन आएंगे? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसमें? इसका मतलब क्या है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब क्या है? समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? मतलब कौन सी सन आएगी इसमें? 18वीं सेंचुरी तो इंग्लिश हो गई। मैंने पूछा गाय क्या होती है? सर गाय काऊ होती है। अरे भाई अंग्रेजी है वो, उसकी मतलब नहीं है। समझ में आ गया? मैं पूछ रहा हूं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब क्या है? मतलब है कि 1750 के बाद की बात है। क्या है? अब इसमें 1750 कुछ लोग समझेंगे कि 1850। क्या समझेंगे? 1850 नहीं, शताब्दी आगे चलती है। क्या चलती है? ये 1750 की बात है। क्या किसकी बात है? जैसे अभी 2023 चल रही है। क्या चल रही है? तो कौन सदी है ये? 21वीं सदी है। अरे 2 साल आगे नहीं, 1 साल आगे जाना है। 22वीं नहीं है, 2 साल। मैंने 1 साल कहा था, आप तो 2 बार आगे पहुंच गए। 22वीं नहीं है। कौन सी है? 22वीं सदी तक। 22वीं सदी तक सुनो, 22वीं सदी तक हम में से कोई नहीं बचेगा। समझ में आ गया? लगभग सब लोग निपट चुके होंगे। समझ में आ गया? 21वीं सदी चल रही है। कौन चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। आपका जन्म लगभग 2000 के बाद हुआ होगा। 2000 के बाद हुआ होगा। इसका मतलब आपने 20वीं सदी नहीं देखी, मैंने 20वीं सदी भी देखी है। मतलब मैं 2 शताब्दियों में जीने वाला व्यक्ति हूं। क्या हूं? 2 शताब्दियों में जिया है मैंने। तो 18वीं सदी मतलब क्या हो? 1750 के बाद। क्या हो गया इसका मतलब? अगर 18वीं शताब्दी होता तो क्या होता? 1700 के बाद। समझ में आ गया बात? तो अब 18वीं शताब्दी कौन सी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ? एक ऐतिहासिक घटना हुई। क्या हुई? ऐतिहासिक घटना। और यह ऐतिहासिक घटना क्या थी? बंगाल का अधिग्रहण। देखिए 18वीं शताब्दी में बंगाल का अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया, वो एक ऐतिहासिक घटना थी। कारण क्या था? मात्र 8 सालों में। कितने में? मात्र 8 वर्षों में। 8 वर्षों में कब से कब तक? 1757 से 1764 तक। मात्र 8 वर्षों में
अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने बंगाल का, बंगाल किसका? बंगाल के शासक बन गए, बंगाल के शासक बन गए। मात्र कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। देखो कितनी तेजी से घटना हुई। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1764 में क्या होता है? बंगाल इनके पूरी तरह से नियंत्रण में, किसमें आ गया? नियंत्रण में आ गया। अब बंगाल का नवाब नाम का नवाब था। कैसा नाम था? नवाब था, नाम का नवाब था। समझ में आया? अब ना तो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और ना मीर जाफर, ना मीर कासिम, ना मीर कासिम, ये क्या थे? नवाब थे। क्या थे? कहां के नवाब थे? बंगाल के। अपनी सत्ता बचाने में, अपनी प्रभु सत्ता लिखना, प्रभु सत्ता बचाने में असफल रहे। अब आप मानिए मात्र 18 वर्षों में क्या किया? अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। मात्र 8 वर्षों में, मात्र 8 वर्षों में, मतलब 1757 से 1764 के बीच मात्र 8 वर्षों में बंगाल को जीत लिया और बंगाल के शासक बन गए। सिराजुद्दौला से शुरुआत हुई, मीर जाफर नवाब बना, फिर मीर कासिम नवाब बना। ये तीनों ही नवाब अपनी पूर्व सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। अंग्रेजों के हाथों इनकी जबरदस्त कुटाई पिटाई हुई। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब बात आती है कि अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया? अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया? अगर हम ये समझें, आप लोगों ने उतार लिया, उतार लीजिए। अब हम देखें कि अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया। बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया? बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया? अगर हम इसको समझें तो देखिए, आप एक बात समझिए, जैसे ये भारत है, मेरा प्यारा भारत है, और थोड़ा सा पैना हो गया भारत। देखिए ये भारत है। अगर हम देखें तो बंगाल यहां पर है, बंगाल यहां पर है, ठीक है। अगर हम देखें बंगाल यहां पर है, ये हैदराबाद, हैदराबाद, यहाँ का शासक क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजाम। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं। इसके नीचे मैसूर, क्या है? मैसूर है। ये कर्नाटक है जो नाटक करता है। यहाँ पर मद्रास और यहाँ पर पांडिचेरी। इधर माहे, यहाँ पर मराठा। कौन है? यहाँ पर मराठाओं का साम्राज्य है। अब ऐसी स्थिति में है, अब आप समझिए कि बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया। अगर हम बंगाल की अवस्थिति देखें तो बंगाल क्या है? अगर दिल्ली जाएं तो दिल्ली कहीं यहाँ पर पड़ती है, दिल्ली से दूरी अधिक है। अगर दिल्ली से कोई शासन करना चाहता है तो बंगाल पर नियंत्रण रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इतिहास में जब भी बंगाल पर किसी शासन किया और किसी को सूबेदार बनाकर भेजा गया, यहाँ पर वो सम्राट का अच्छा खासा आदमी था, यहाँ पहुँचा और उसके मन में बार बार आता है, क्या विद्रोह कर दूं क्या? तो कारण क्या है? एक तो पैसा बहुत मिलता था, बंदरगाही शहर था और दूर बहुत था, जब तक राजा आता तब तक गायब मामला। तो यहाँ तक तो हमेशा जब भी किसी को बनाया गया सूबेदार, वो क्या कहता? विद्रोह कर दूं क्या? और सबसे पहले अगर सत्ता यहाँ कमजोर होगी, सबसे पहले बंगाल का सूबेदार उछल कूद करेगा। और अब दिल्ली की क्षमता कमजोर हो रही है, औरंगजेब मर गया है। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सम्राट क्या है? नाम के सम्राट हैं, तो ये कमजोर हुए, तो सबसे पहले विद्रोह हुआ। विद्रोह कर दूं क्या? कर ही दे। और विद्रोह हो जाते थे और बंगाल के विद्रोह को दबाना बड़ा मुश्किल होता था। और
सबसे कारण क्या था, यहाँ का नियंत्रण यहाँ क्यों रखते थे, जितना भी विदेशी व्यापार होता वो बंगाल के माध्यम से होता, दिल्ली में आला था, इसलिए यहाँ नियंत्रण रखना। दूसरा, उपजाऊ भूमि थी यहाँ, कैसी भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, तो इसलिए नियंत्रण रखना आवश्यक था। लेकिन आप जो बंगाल समझ रहे हैं, बंगाल का मतलब क्या है, ममता दीदी का पश्चिम बंगाल इत्तू सा है, वो कितना सा है, इत्तू सा। पहले बंगाल का मतलब क्या था, पूरा बंगाल शामिल था, जो बांग्लादेश है वो पूरा बंगाल था, पूरा बांग्लादेश एक देश बन गया पूरा वो, एक तो पूरा बंगाल शामिल था इसके अंदर, क्या शामिल था, बंगाल, जिसमें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों शामिल थे। इसके अलावा बिहार भी बंगाल में शामिल था, और इसके अलावा उड़ीसा भी शामिल था, क्या शामिल था, उड़ीसा भी इसमें शामिल था। अगर हम बात करें तो ये, अगर हम कब की बात है, ये 1651, कब का बंगाल है ये, 1651 ईस्वी का बंगाल है। अब ये बंगाल है, यहाँ पर बंगाल में हड़प्पा काल से ही, किससे, उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा काल तो ज्यादा हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल से ही क्या हो रहा था, यहाँ पर ये संपन्न राज्य था, यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, उद्योग धंधे विकसित थे, बंदरगाही शहर था, तो इसका बहुत महत्व था हड़प्पा वैदिक, उत्तर वैदिक काल से ही। तो कह सकते हैं कि बंगाल जो ये है, यह सामरिक एवं आर्थिक महत्व अधिक, क्या था, बंगाल का सामरिक आर्थिक महत्व अधिक था, क्या था, अधिक था। मतलब क्या है, यहाँ की भूमि कैसी थी, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि थी, कैसी भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, खनिज संसाधन मिलते थे यहाँ, क्या थे, खनिज संसाधन खूब मिलते थे, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का मतलब क्या है कि गोला बारूद, यहाँ पे बारूद बहुत था, क्या था, बारूद बहुत था। सामरिक एवं आर्थिक महत्व अधिक, मतलब उपजाऊ भूमि थी, तो उपजाऊ भूमि तो क्या होगा, अर्थ का होगा, खनिज संसाधन अधिक थे, मतलब बारूद। दूसरा क्या था, बंदरगाही केंद्र था, क्या था ये, बंदरगाही केंद्र था, बंदरगाही केंद्र था। तीसरा, अगर बंदरगाही केंद्र के अलावा देखें तो आप देख रहे हो कि बंगाल यहाँ पर है, यहाँ से हैदराबाद भी दूर है, यहाँ से मराठों केंद्र तो यहाँ था ना आसपास कहीं, तो मराठे भी दूर है यहाँ से मैसूर और कर्नाटक भी दूर है, यहाँ से दिल्ली भी दूर है, यहाँ से क्या है, दिल्ली भी दूर है। तो अब अगर यहाँ पर शासन करेंगे अंग्रेज, तो उन्हें क्षेत्रीय शक्तियों क्या होगा, चुनौती नहीं मिलेगी। तो इतनी दूर मराठे कभी भी बंगाल में हमला नहीं करने गए, अंग्रेज सेफ रहे। अगर अंग्रेज कहीं हैदराबाद मैसूर में आ जाते तो उन पर हमले होते नहीं होते। तो क्या था, क्षेत्रीय शक्तियों से दूर था, कैसा था, दूर था, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं, क्या नहीं, चुनौती नहीं। कारण क्या था, भौगोलिक अवस्थिति के कारण, भौगोलिक अवस्थिति के कारण। भौगोलिक अवस्थिति के कारण क्या था, भौगोलिक अवस्थिति के कारण की वजह से क्या था, क्षेत्रीय शक्तियां चुनौती नहीं देती थी। मराठे हैदराबाद से, मैसूर से और कर्नाटक से और फिर इधर उत्तर भारत में लड़ने में ही बिजी रहे, कहीं बंगाल पर ध्यान नहीं दे पाए, और चुपके चुपके चोरी इन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने बंगाल को कब्जा कर लिया। अब बंगाल पर कब्जा कर लिया तो बंगाल के खनिज संसाधन थे, जो बंगाल का धन था, उस पर अंग्रेजों की सीधी पहुंच हो गई। क्या हो गई, अब सीधी पहुंच हो गई। तो पहले अंग्रेज व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से पैसा लाते थे, अब वो पैसा, वो बंगाल के पैसे से व्यापार कर रहे हैं और वह पैसा फिर इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। तो अंग्रेजों को इतना लाभ होगा तो अपनी सेना को बढ़ाएंगे, अपने अस्त्रों को बढ़ाएंगे, अपने गोला बारूद को बढ़ाएंगे, तो ताकतवर होंगे नहीं होंगे। कारण क्या था, बंगाल की ऐसी स्थिति के कारण। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हमें बंगाल को पढ़ना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि जब मुगल सत्ता थी, हम कहते हैं कि मुगल सत्ता भारत के केंद्र में थी। कहाँ थी, भारत के केंद्र में मुगल सत्ता थी। अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था।
और इनके माध्यम शासन चलता था। तो मतलब अंग्रेजों के समय जब अंग्रेज बंगाल पर अधिकार कर रहे हैं, उस समय की स्थिति कैसी थी? जब बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो क्या मुगल सत्ता ने कोई विरोध किया, मुगल बादशाह ने कोई विरोध किया या नहीं किया, इस चीज को समझना होगा। अगर हमें इस चीज को समझना है तो ये समझना होगा मुगल सत्ता संचालित कैसे होती थी, मुगल सत्ता में कौन से अधिकारी होते थे जो अलग अलग सूबों का क्या करते थे, शासन करते थे। अगर हम मुगल सत्ता की बात करें, किसकी बात करें? मुगल सत्ता। अगर मुगल सत्ता की बात करें, मुगल सत्ता ने क्या था, अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों या सूबों में, क्या बोलते थे, प्रांत या सूबों में विभाजित किया था। देखिए यहां नहीं लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको बिगाड़ने के बाद, तो आप उतार लीजिए उसके बाद लिखेंगे। देखिए मुगल सत्ता की बात करें तो मैंने आपको बताया मुगल सत्ता ने क्या किया, अपने सारा साम्राज्य को सूबों में बांटा था। उन्हीं सूबों में से एक सूबा था बंगाल। क्या था? बंगाल। क्या था? ये सूबा था मुगल सत्ता का। मुगल सत्ता का सूबा क्या था? बंगाल था। और ये बंगाल जो सूबा या प्रांत था, सूबा मतलब प्रांत होता है, क्या होता है? सूबा का मतलब प्रांत होता है। इसमें जो मुगल सत्ता किसके हाथ में थी? मुगल सम्राट के हाथ में। किसके हाथ में थी? मुगल सम्राट के हाथ में। मुगल सम्राट के हाथ में मुगल सत्ता है। मुगल सम्राट क्या करता है, यहां दो अधिकारियों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? दो अधिकारियों की नियुक्ति करता था। एक को कहते थे सूबेदार। क्या कहते थे? सूबेदार। और एक को कहते थे दीवान। एक को क्या कहते थे? दीवान। मतलब मुगल सम्राट के समय ये व्यवस्था सही थी। क्यों सही थी? सूबेदार प्रशासनिक कार्य क्या देखता था? ये प्रशासनिक कार्य देखता था और ये वित्तीय कार्य देखता था। तो अब कारण क्या है? प्रशासनिक कार्य कब होंगे? जब वित्तीय कार्य अच्छे हों, और वित्तीय कार्य कब होंगे? जब प्रशासनिक कार्य अच्छे हों। तो ये एक दूसरे को नियंत्रित करते थे। क्या करते थे? नियंत्रित करते थे एक तरह से। तो सूबेदार क्या था? एक प्रशासनिक अधिकारी था। क्या था? ये प्रशासनिक अधिकारी। वहीं पर अगर देखें, दीवान क्या था? वित्तीय अधिकारी। कौन था ये? वित्तीय अधिकारी। वित्तीय अधिकारी था। ये क्या था? वित्तीय अधिकारी था। उस समय जब बंगाल के समय, तो यहाँ क्या था, एक मैंने आपको नाम भी दिखाया था, अजीम उशान। सूबेदार कौन था उस समय? अजीम उशान था। अजीम उशान था। और जो अजीम उशान है, और यहाँ का वित्तीय अधिकारी दीवान कौन था? वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां दीवान था। क्या था? प्रशासनिक अधिकारी सूबेदार कौन है? अजीम उशान है। और दीवान कौन है? मुर्शिद कुली खां है। अब है क्या, जो अजीम उशान है वो क्या है? राज परिवार से संबंधित है। किससे? राज परिवार से। शान, अजीमुशान। अजीमुशान था। और ये क्या? राज परिवार से संबंधित है। मतलब ये मुगल वंश का था। किसका था? ये मुगल वंश का था। अब राज परिवार संबंधित है। मुगलों की राजधानी कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। तो एक बात बताओ, बंगाल में अधिक मजे होंगे, दिल्ली में अधिक मजे होंगे? जहां सम्राट रहता होगा वहां ज्यादा मजे होंगे। और ये राज परिवार संबंधित है, तो ये कहां, बंगाल में रहेगा, दिल्ली में रहेगा? ये नालायक मौज लेने वाले लोग, मेहनती तो है नहीं ये। राज परिवार में जन्मे हैं, इन्हें क्या पता है बेस पे क्या हो रहा है? तो ये क्या करता है? राज परिवार संबंधित से लिए कहां रहता? अतः दिल्ली में, अधिकांश समय दिल्ली में, अतः दिल्ली में रहता, दिल्ली में रहता था। अब है कहां का सूबेदार? बंगाल का। रह कहां रहा है? दिल्ली में। और दिल्ली बंगाल से बहुत दूर है। इतिहास रहा बंगाल का, कभी किसी को सूबेदार बना दिया तो उसको कुछ समय बाद लगता था कि विद्रोह कर दूं क्या। तो सोचो, अगर ये है ही नहीं तो इस ताकत किसके हाथ में आ जाएगी? मुर्शिद कुली खां के। तो इस कारण क्या हुआ? इस कारण वास्तविक शक्ति किसके पास थी? वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास। मुर्शिद कुली
खां के पास। मतलब वास्तविक शासक कौन था? वास्तविक शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां वास्तविक शासक था। ये तो नाम का शासक था, वास्तविक की दीवानी इसके पास है, और क्या है, सूबेदारी का कार्य भी यही देख रहा है। अब मुर्शिद कुली खां की नियुक्ति कब की? 1700 में की गई थी। कब की गई थी? 1700 में। किसने की थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां की नियुक्ति की थी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन होता क्या है, 1707 में नियुक्ति करता है और 1700 में, और 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब अंतिम मुगल सम्राट था जो ताकतवर था, जो वास्तव में बादशाह था, जो वास्तव में सम्राट था। इसके बाद जो भी सम्राट बने वो इतने ताकतवर नहीं रहे। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम, क्या बनता है? बहादुर शाह प्रथम सम्राट बनता है, मतलब बादशाह बनता है, बादशाह बनता है। मुगलों में क्या था, जब एक बादशाह मर जाता था तो उनके भाइयों में लड़ाई होती, उनमें से जो जीतना वो सभी भाइयों को मार देता या जीत जाता, वही बादशाह बनता। तो बहादुर शाह जब बादशाह बने तब 67 साल के थे। तो इसका मतलब ये अपने दम पे तो जीते नहीं होंगे, दूसरों के दम पे जीते। ये किसके दम पे जीते? जब दूसरों के दम पे जीते और ऐसा बादशाह बनेगा, क्या वह वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर पाएगा? वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खुद के घोंटू में दर्द होता है, वो दौड़ के आ ही नहीं पाएगा, सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ गया? कोई काम का नहीं होगा। तो अब बहादुर शाह प्रथम बने, इन्हें शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। इनका नाम बादशाह बनने से पहले मुअज्जम था। अगर आप कभी गूगल करो, कहो कि बहादुर शाह प्रथम का पूरा नाम क्या है, तो आप मानिए कम से कम 4 लाइन भर जाएंगी, तब इनका नाम खत्म होगा। इतना बड़ा नाम लिखते थे ये। उसमें से बहादुर शाह प्रथम थे, इन्हें शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। जब बहादुर शाह प्रथम बने तो इन्होंने क्या किया, जो आप नीचे लिख लेना, इन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बना दिया। बहादुर शाह प्रथम कब बने हैं? 1707 में बने हैं, और ये क्या कर रहे हैं? सूबेदार बना रहे हैं। किसे बना रहे हैं सूबेदार? मुर्शिद कुली खां को। किसको बना रहे हैं? अब पहले क्या केवल ये दीवान था, अब ये क्या बन गया? सूबेदार ही बन गया। पहले भले ही शक्ति का प्रयोग करता था, लेकिन था तो दीवान ही ना पहले, लेकिन अब क्या बन गया? वो वास्तविक सूबेदार बन गया। ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसने क्या किया? इसको सूबेदार बनाया। इसके बाद बंगाल में कभी कोई सूबेदार नहीं बना, क्योंकि यह पद वंशानुगत हो गया। मुर्शिद कुली खां के जो खानदान के लोग थे वो अपने आप ही अपने वंश के आधार पर क्या बन जाते थे? सूबेदार बन जाते थे। तो इसके बाद यह पद वंशानुगत हो गया। कैसा हो गया? यह पद वंशानुगत हो गया। कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम अंतिम सम्राट थे जिन्होंने बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को बनाया। मुर्शिद कुली खां अंतिम सूबेदार था जिसको मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था। इसके बाद कोई भी बंगाल का सूबेदार को नियुक्त मुगल सम्राट ने नहीं किया, बल्कि इसके ही वंशज बनते रहे, अर्थात यह पद वंशानुगत कैसा हो गया था? वंशानुगत हो गया था। और यहीं से ये लोग क्या कहलाने लगे? बंगाल के नवाब। क्या कहने लगे? अब बंगाल के नवाब कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? बंगाल के नवाब कहलाने लगे। अर्थात मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बन गया। क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। जब बंगाल का नवाब बना तो इसने कई अच्छे कार्य भी किए। बंगाल का जब ये नवाब बना, इसने क्या किया? अच्छे कार्य भी किए। इसने क्या किया? मुर्शिद कुली खां ने, यहाँ लिख लेना, मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? खालसा भूमि में वृद्धि करवाई। क्या की? खालसा भूमि में, राज की भूमि में इसने क्या किया? छोटे छोटे जो जमींदार थे, कैसे छोटे छोटे जमींदार, उनके कान पे दिया थप्पड़, चल वापस कर जमीन। ऐसे करके जमीन छीन ली इसने
और उनको बनाकर राज की भूमि बनाई। अब जो आय होती थी सीधी क्या हो रही थी, अब नवाब को हो रही है आय। लेकिन इसने बड़े जमींदारों को बनाए रखा। बड़ी जमींदार को इसलिए बनाए रखा क्योंकि जो कर अदायगी है, कर की जो भुगतान है उसको करने में सहायक करते थे। इसके अलावा वो सैन्य जब कोई संघर्ष होता था उसमें भी उसका सहयोग करते थे। अब हुआ क्या, जब इसने ऐसे बदलाव किए, इसने तकावी ऋण दिया किसानों को। क्या दिया? किसानी के लिए ऋण दिया किसानों को, इसे तकावी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। ये ऋण दिया। तो जब ये ऐसे नए नए परिवर्तन कर रहा है तो क्या होता है, कुछ लोगों को परेशानी होती ही होती है, ये बात मानोगे। परिवर्तन को झेल नहीं सकते तो कुछ जमींदारों ने क्या किया, इसका विद्रोह कर दिया। क्या किया? विरोध किया इसका, उसके प्रति विद्रोह कर दिया। इसने क्या किया? विद्रोह का दमन किया। पहले क्या किया? दमन किया। उस समय इसकी राजधानी ढाका थी। क्या थी? ढाका थी। इसने राजधानी ढाका से हटाकर, किससे हटाकर? ढाका से राजधानी हटाकर मुर्शिदाबाद बनाई। जहां पर लफड़ा हो वहां से फौरन भग जाना चाहिए। ये समझदार व्यक्ति था। इसने कि ढाका में रहूंगा तो लफड़े में गिरा ही रहूंगा। इसने एक नया शहर बनाया मुर्शिदाबाद, वहां पर इसने राजधानी बना दी। मतलब लफड़े से दूर। कहां पर? लफड़े से दूर पहुंच गया। और इस प्रकार इसने शासन को स्थायित्व प्रदान किया। इसके बाद इसके वंशज आगे बंगाल के नवाब बनते रहे। उसी बीच सिराजुद्दौला बना, जो पहला सिराजुद्दौला मीर कासिम बना, मीर जाफर बना, मीर जाफर मीर कासिम बना, उसके मीर जाफर फिर बना, उसके पुत्र बने। और इस पर बनते बनते क्या हुआ, अंग्रेजों धीमे धीमे क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? आप लोग इसे उतार लीजिए। मैं आपको यहाँ से क्या बोलते हैं, मुर्शिद कुली खां से लिखा दूंगा। अगर आपको भी क्लास नोट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9149282639, उस पर DM करें या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरी आईडी है विश्वेंद्र सिंह 143। इसके अलावा आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ सकते हैं और उस नंबर पर हमें कहें कि आप हमें व्हाट्सअप नोट्स प्रोवाइड कराएं तो आपके व्हाट्सअप नंबर पर नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब आप लिख लीजिए। देखिए, हमने आपको मुर्शिद कुली खां के बारे में बताया। हमने बताया कि बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां। हमें नवाबों के बारे में नहीं पढ़ना है इनके, लेकिन नाम एक बार हम सुन लेते हैं तो हमें ध्यान रहेगा। पहला है मुर्शिद कुली खां बना, उसके बाद शुजाउद्दीन बना। अगर उसके देखें, तीसरा नवाब सरफराज खां बना, चौथा नवाब अली वर्दी खां बना, फिर पांचवा नवाब सिराजुद्दौला बना, फिर छठवां मीर जाफर, सातवां मीर कासिम बना, आठवां मीर जाफर फिर बना, फिर मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला नवाब बनता है, उसके बाद सैफुद्दौला नवाब बनता है और 11वें नंबर पर मुबारकुद्दौला नवाब बनता है, जो अंतिम बंगाल का नवाब था। ठीक है, हमने मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ लिया। अली वर्दी खां का एक स्टेटमेंट है, उसको हम पढ़ेंगे, केवल थोड़ा सा स्टेटमेंट है, उसे ही पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमें सिराजुद्दौला को पढ़ना होगा क्योंकि इसने प्लासी की लड़ाई की। उसके बाद मीर जाफर को भी पढ़ना होगा, मीर कासिम को भी पढ़ना होगा, और उसके बाद हमें कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कहें तो एक ये 2 3 4 5 पढ़ने, एक जगह नाम कहीं इसका आएगा 6। इतनों के बारे में पढ़ना है, वो भी थोड़ा थोड़ा जिक्र आएगा क्योंकि इनसे ही अंग्रेजों ने छीन लिया बंगाल को। समझ में आ गई बात? तो हम ये पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। हम देखेंगे कल कि सिराजुद्दौला को कैसे हराया, प्लासी के युद्ध क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, ये सब कहानी देखेंगे। आप लोगों ने आज इतिहास देखा, आप लोग कल फिर रिवीजन करके आइए। मैंने यूरोपियों का पूरा आगमन करा दिया है, अब लोग अंग्रेजों की भारत विजय को पढ़ रहे हैं। आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सदैव खुश रहें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, मैं आपको अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ, यह आपकी तैयारी में गति प्रदान करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको अच्छे समझा पा रहा हूं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उन पर फीडबैक के रूप में कमेंट देना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों, दोस्तों, सहयोगियों, फैमिली वालों से, आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, जिससे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं, क्योंकि मेरे उत्साह में भी इससे वृद्धि होगी। आप आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, जानवरों पर दया करें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपसे अब विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।